मैं राहुल कुमार, स्वागत है आपका वरेण्यम एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताना चाहेंगे कि बिहार सिविल कोड कलर का एग्जाम है, जैसा कि आप सभी को पता होगा। और बिहार सिविल कोड का कलर का जो एग्जाम का डेट है वो भी अनाउंस किया गया है और वो 22 दिसंबर को होना है एग्जाम। ठीक है, तो 22 दिसंबर को एग्जाम होना है। और आज से यानी कि आज से आपको डेली मतलब हर दिन, मतलब या फिर कह सकते हैं प्रत्येक दिन आपको 1 से 2 वीडियो आपको कंप्यूटर का मिलेगा, जिसमें कि क्वेश्चन आंसर और चैप्टर वाइज जो है आपको अलग अलग जो चैप्टर का, जैसे बहुत सारे चैप्टर में प्रॉब्लम होता है, तो अगर आप चैप्टर का नाम कमेंट करेंगे तो उस चैप्टर पे हम आपको वीडियो बना के भी आपको देंगे। ठीक है, तो चलिए आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में हम आपको कंप्यूटर का बिहार सिविल कोड के लिए खास तौर पे आपको कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन जो है, जितने की आपको पता होगा कि एक सेट में 15 क्वेश्चन आपको रहना है, कंप्यूटर का 15 मार्क्स का है। तो हम 15 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर का डिस्कस करके देते हैं। और ये आज जो क्लास आप देख रहे हैं या फिर स्क्रीन पे आपको चल रहा है, ये टेस्ट 1 है। ठीक है, इसी तरह से टेस्ट 2, टेस्ट 3 कर करके आपको एक दिन में 2 टेस्ट हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको किसी चैप्टर में प्रॉब्लम है पढ़ने में, खासतौर पे सिविल कोड को लेकर के, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको हम वीडियो बना के आपको सिविल कोड के लेकर के खासतौर पे आपको ये वीडियो आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आज का क्वेश्चन जो है सबसे स्क्रीन पे आपको यहाँ पर से शो कर रहा है। तो चलिए हम यहाँ पर से क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसको हम आपको समझाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। और अगर ये क्वेश्चन आपको चाहिए तो वरेण्यम एजुकेशन का जो टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे तो वरेण्यम एजुकेशन लिखेंगे तो ये पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगा। आप वहां पे से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और सेट के तौर पे आप बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर। ठीक है ना, यानी कि कहने का मतलब यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला यहाँ पे लिखा हुआ है 1 नंबर में प्रोसेसिंग चिप, दूसरा लिखा हुआ है प्रिंटर, तीसरा लिखा हुआ है माउस और चौथा लिखा हुआ जावा। जैसा कि आपको पता होगा, हार्डवेयर का मतलब होता है कंप्यूटर का फिजिकल कंपोनेंट, मतलब वैसा डिवाइस जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और फिजिकली उसको चलाया जा सकता है। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। कंप्यूटर में मुख्य रूप से 2 पार्ट्स ही लगे हुए होते हैं, एक हार्डवेयर लगा हुआ होता है और दूसरा सॉफ्टवेयर लगा हुआ होता है। हार्डवेयर में 6 अलग अलग कैटेगरीज होते हैं, सॉरी 5 अलग अलग कैटेगरी होते हैं। ठीक है, 5 कैटेगरी में पहला कैटेगरी जो नाम होता है उसका नाम है इनपुट डिवाइस। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। ये जो 5 कैटेगरी है ना, उसमें आप इनपुट डिवाइस जो है वो पहले होता है। इनपुट डिवाइस में जैसे कीबोर्ड आ गया, माउस आ गया, प्रिंटर सॉरी क्या बोलते हैं, माइक आ गया, स्कैनर आ गया, जॉयस्टिक आ गया, माइक हो गया, वेब कैमरा हो गया। ठीक है, ये सभी चीजें जो होता है वो इनपुट डिवाइस का हिस्सा होता है। जबकि इसमें और भी चीजें मतलब शामिल होता है जो कि इनपुट डिवाइस में बहुत डिटेल्स में आपको पढ़ा दिए। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो में से रिलेटेड किसी चैप्टर में पढ़ने की जरूरत हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, प्रोसेसिंग का मतलब होता है माइक्रो प्रोसेसर, जो आपके इनपुट दिए गए इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट के रूप में कन्वर्ट करें। फॉर एग्जांपल में जैसे हम लोग माइक्रो प्रोसेसर या फिर सीपीयू बोलते हैं, जबकि सीपीयू के 3 भाग होते हैं, एएलयू, एमयू और सीयू। ठीक है ना, एमयू का मतलब होता है मेमोरी यूनिट, सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट और एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसमें माउस भी दिया हुआ है, माउस होता है इनपुट डिवाइस। तो इस आधार पे आपको बता दें कि जो आपको 5 अलग अलग कैटेगरी बताए, तो उसमें इनपुट डिवाइस पहला है, दूसरा है आउटपुट डिवाइस, तीसरा है प्रोसेसिंग डिवाइस और चौथा जो है वो है मेमोरी यानी कि स्टोरेज डिवाइस। और जो 5वां नंबर पे आता है उसका नाम होता है कम्युनिकेशन, जैसे कि वाईफाई, राउटर, मॉडेम, ये सभी चीजें जो होता है वो हार्डवेयर पार्ट ही होते हैं, लेकिन ये 5वां है। ठीक है ना, और ये कंप्यूटर में शुरू से जुड़ा हुआ नहीं था। 1969 के बाद ये सभी चीजें क्या हुआ, जुड़ने लगा। जब इंटरनेट का आविष्कार हुआ उसके बाद जाकर के ये सब चीजें जुड़ा। इसीलिए आप देखे होंगे कि जो कहा जाता है कि फादर्स ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को, तो वो 4 कॉन्सेप्ट दिए थे। डेटा को इनपुट हो सकता है, एनालिटिकल इंजन 1837 के अंदर ही ये कॉन्सेप्ट लाए थे। कौन? चार्ल्स बेबेज लाए थे। ठीक ना, कौन लाए थे? चार्ल्स बेबेज लाए थे, जो डेटा को इनपुट होगा, आउटपुट होगा, प्रोसेस होगा और स्टोर होगा। इसके अलावा 1969 के बाद यानी कि मतलब इंटरनेट के आविष्कार के बाद एक डिवाइस को और आविष्कार किया गया, जिसका मतलब था कि एक डिवाइस दूसरे डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कर सकता है या फिर कह लीजिए कि डेटा को आदान प्रदान कर सकता है, शेयर कर सकता है। उसके लिए नेटवर्किंग और इंटरनेट का प्रयोग किया गया था। तो इसके बाद जो 4 डिवाइस पहले से थे और उसके 5वां जो जुड़ा, तो वो क्या हो गया, उसका हम लोग कहते हैं नेटवर्किंग, जैसे कि वाईफाई, राउटर, ये सारा चीज। ठीक है, तो उसको इंटरनेट चलाने के लिए हम लोग नेटवर्किंग डिवाइस का यूज करते हैं। जैसे कि आपको कई बार अभी आपको नाम भी बताएं, जैसे राउटर हो गया, वाईफाई हो गया, सैटेलाइट हो गया, या फिर और भी अलग अलग प्रकार के वायर भी होते हैं, जैसे कोएक्सियल केबल हो गया, ऑप्टिकल फाइबर केबल हो गया। ठीक है ना,
RJ45 केबल हो गया, ठीक है। तो ये सारा चीज जो वायर होता है इसका भी प्रयोग किया जाता है नेटवर्किंग में। हालांकि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा जावा। क्यों? जावा क्या है? जावा एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में आपको बताया तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो प्रकार के होते हैं, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज का दो एग्जांपल होता है, एक होता है मशीन लैंग्वेज, जो कंप्यूटर के जनरेशन आप पढ़िएगा तो कंप्यूटर का जो पहला जनरेशन है वो मशीन लैंग्वेज पे बेस्ड पे था, ठीक है। और उसी लो लेवल लैंग्वेज का दूसरा एग्जांपल होता है असेंबलर, ठीक है ना, असेंबली लैंग्वेज होता है। असेंबली लैंग्वेज का एग्जांपल होता है सेकंड जनरेशन, ठीक है। और उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज आपके आते हैं जिसमें कि कोबोल, जावा, सी प्लस प्लस, विजुअल बेसिक, PHP, ठीक है। ये सारा जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसके अंतर्गत शामिल होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर लिखा हुआ है कि डाटा इज स्टोर इन कंप्यूटर मेमोरी, यानी कि कंप्यूटर की मेमोरी में जो हमारा डाटा और इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है वो किस रूप में रहता है। देखिए हमारा कंप्यूटर में जो डाटा रहता है वो किस रूप में रहता है समझिए। जैसे अभी आपको वीडियो या क्लासेस दे रहे हैं, ठीक है, आप ये वीडियो को डाउनलोड करके आप अपने मोबाइल में या फिर आप अपने कंप्यूटर में रख लेते हैं, तो वो क्या हो गया? डाटा हो गया। अब ये जो डाटा है वो किस रूप में है, इस चीज को याद रखिएगा, वो एक प्रोग्राम के रूप में, एक सॉफ्टवेयर के रूप में, प्रोग्राम के रूप में मेन रूप से चलता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? प्रोग्राम होगा। अच्छा, बहुत लोग के मन में यहाँ पर से ना बिट से रिलेटेड भी बात आ जाएगा, क्योंकि मेमोरी के जो सबसे छोटी इकाई होती है वो बिट होती है। याद रहे दोनों में अंतर है। जब हम मेमोरी की इकाई की बात करते हैं, मेमोरी की स्टोर करने की कैपेसिटी की बात करते हैं, तो जैसे बीट हो गया, उसके बाद निब्बल होता है, उसके बाद बाइट होता है, उसके बाद केबी है, एमबी है, जीबी है, ठीक है। इस तरह से करके स्टोर करके लेता है। ये एक स्टोर करने का कैपेसिटी है और स्टोर करने का एक प्रोसेस है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन होता कि कंप्यूटर में मेमोरी में जो डेटा स्टोर होता है वो किस रूप में स्टोर करके रखता है, तो इसका आंसर होता है कि बीट में रहता है या फिर बाइनरी नंबर में रहता है, ठीक है, क्योंकि वो रहता है। लेकिन इसमें क्या पूछा है? कंप्यूटर मेमोरी में जो डेटा रहता है, वो जो आपका डेटा है, वो डेटा होता क्या है? जैसे आप सुनते होंगे कि डेटा एंट्री करते हैं, तो डेटा आप क्या एंट्री करते हैं? जैसे आप फोटो एंट्री करते हैं, किसी का नाम एंट्री करते हैं, कई अलग अलग प्रकार की चीजें करते हैं। तो एक प्रोग्राम के रूप में वो डेटा क्या रहता है? आपका स्टोर रहता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रोग्राम यहाँ पर से प्रोग्राम का शब्द का मतलब होता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब है जैसे वर्ड का फाइल हो गया, एक्सेल का फाइल हो गया, पावर पॉइंट का फाइल है, ये सारा चीज आपका क्या कहलाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट यूज्ड इन लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है ना, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क में निम्नलिखित में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। तो इसका किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता भाई? जैसे देखिए हम लोकल एरिया नेटवर्क की बात करें तो इसमें आपको नेटवर्क की बात हो रहा है। नेटवर्क आप समझते क्या होता है? इंटरनेट और नेटवर्क में अंतर होता है। इंटरनेट क्या होता है? सर्विसेज को हम लोग कहते हैं। जैसे इंटरनेट क्या है? सर्विस है। और नेटवर्क क्या है? जाल है, ठीक है। जैसे अगर आपको यहां से किसी एक डिस्टेंस सोच लीजिए कि मान लीजिए जैसे पटना से मुजफ्फरपुर आपको जाना है, ठीक है, तो नेटवर्क क्या है? तो रोड जो है वो एक नेटवर्क है, जाने का क्या है? एक नेटवर्क है। समझ में आया बात की नहीं? अब जितना क्लीन रोड होगा, जितना अच्छा रोड होगा, उस पे सर्विसेज हमको उतना ही जल्दी मिलेगा। तो बिल्कुल वैसा ही होता है कि जैसे अगर हम एक घर लेवल के देखें, रूम के लेवल पे अगर हम देखेंगे तो उसमें जो नेटवर्क यूज होता है उसका नाम होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। जैसे वाईफाई हो गया, ब्लूटूथ हो गया, ठीक है, ये सारा चीज जो होता है वो पर्सनल एरिया नेटवर्क का एग्जांपल होता है, जिसका रेंज 10 मीटर या 20 मीटर तक मैक्सिमम जा सकता है, उससे ज्यादा तो नहीं जाएगा, ठीक है ना। उसे हम लोग क्या कहते हैं? पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं। उससे बढ़ेंगे तो हमारा जो आता है वो लोकल एरिया नेटवर्क आता है, जो एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग, दूसरे बिल्डिंग से तीसरे बिल्डिंग, या 1 किलोमीटर या 5 किलोमीटर, या फिर कह लीजिए एक मतलब एक लोकल पूरा जो जगह है उसको कवरेज करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। और इसमें यही बोला है कि लोकल एरिया नेटवर्क में निम्नलिखित में से कौन सा इसमें इनमें से जो डिवाइस है उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। तो हमारा ये जो लोकल एरिया नेटवर्क है उसे लोकल एरिया से नेटवर्क से बढ़ करके होता है मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, और उसे भी बढ़ करके होता है वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, जो दुनिया लेवल पे होता है या फिर कह लीजिए वर्ल्ड लेवल पे ये चीजें काम करती है, ठीक है। तो इसमें बता दें कि एक किसी भी नेटवर्क के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। तो कंप्यूटर जरूरी है, क्योंकि कंप्यूटर रहेगा तब तो वो काम करेगा, या फिर कह लीजिए कि कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। मॉडेम की जरूरत है, इंटरनेट को डायरेक्ट चलाने के लिए करके मॉडेम की जरूरत पड़ती है। केबल का जरूरत पड़ेगा, जैसे कोएक्सियल केबल हो गया, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर केबल हो गया, ठीक है ना। तो ये सारी केबल जो है RJ45 केबल का आप नाम सुने होंगे, ठीक है। तो इसमें किस चीज का जरूरत नहीं पड़ेगा? तो इसका मतलब होता है इंटरफेस कार्ड का। इंटरफेस कार्ड क्या होता है? दरअसल आपको ये हम समझाते हैं। यहां पर से देखिए, इंटरफेस का मतलब होता है स्क्रीन, या फिर कह लीजिए जिस तरह से आपको हम प्रेजेंट कर रहे हैं।
जैसे हमारा जो इंटरफेस है इसमें आपको क्या चीजें शो कर रहा है, तो आपको पीडीएफ फाइल शो कर रहा है और छोटा में हमारा एक कह लीजिए कि फेस वैल्यू आपको छोटा में शो कर रहा है, ठीक है। इसके नीचे आपको वीडियो के नीचे में आपको कुछ कोचिंग का प्रचार भी आपको चलता हुआ दिख रहा है। ये हमारा क्या है, इंटरफेस है, ठीक है। जैसे अगर आप सॉफ्टवेयर में भी देखेंगे तो सभी सॉफ्टवेयर का इंटरफेस अलग अलग होता है। अगर आप एंड्रॉइड मोबाइल चलाते हैं तो उसका इंटरफेस अलग होता है, अगर आप आईफोन चलाते हैं तो उसका इंटरफेस अलग होता है। एप्लीकेशन पे भी देखिएगा तो वरेण्यम एजुकेशन का एक जो एप्लीकेशन ओपन कीजिएगा तो उसका इंटरफेस आपको अलग दिखेगा। किसी और टीचर की, अगर मान ली बड़े टीचर की बात करें जैसे खान सर हो गए या फिर और बड़े टीचर की बात कीजिएगा तो उनका एप्लीकेशन खोलिएगा तो हो सकता है कि उनका इंटरफेस अलग दिखेगा, ठीक है। दूसरी बात है, जब सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं तो आप छोटा वाला कीपैड वाला मोबाइल देखे होंगे, जबकि उसमें भी बता दे उसके अंदर भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और आपके मोबाइल में भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन दोनों का इंटरफेस क्या है, अलग है। इसके अलावा हार्डवेयर तौर पे भी देखिएगा तो किसी का जो लैपटॉप खरीदेगा उसका इंटरफेस अलग होगा। जैसे कीबोर्ड में भी देखिएगा तो किसी में की जो है बैक स्पेस की बड़ा होता है, किसी में छोटा होता है। उसके अलावा सीपीयू में देखिएगा तो सीपीयू की बैक साइड में ना अलग अलग इंटरफेस लगा हुआ होता है, जैसे कि ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ होता है, जैसे यूएसबी पिन लगा हुआ होता है, जैसे कि कंप्यूटर पोर्ट के नाम से भी जानते हैं, जिसमें कि मान लिया जैसे पुराने वाले में इंटरफेस हार्डवेयर में क्या होता था कि सीडी ड्राइव लगाने के ऑप्शन था, अब वाले में क्या है, सीडी ड्राइव ऑप्शन नहीं है, तो दोनों का इंटरफेस क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। इंटरफेस का मतलब यहाँ पर ये चीज होता है, ठीक है। और यहाँ पर इंटरफेस कार्ड शब्द का प्रयोग किया गया तो ये उसके इसमें यहाँ पर से उसका कोई जरूरत नहीं है इंटरनेट चलाने के लिए। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अगर ये नहीं भी रहेगा तो भी इंटरनेट चलेगा। अच्छा, एक बात और भी बता देना चाहेंगे कि इंटरफेस कार्ड की जगह अगर प्रिंटर भी लिखा हुआ होता तो इसका राइट आंसर क्या होता, प्रिंटर होता, क्योंकि अगर इंटरनेट और नेटवर्किंग की बात अगर हम करें तो कंप्यूटर रहना चाहिए। मदरबोर्ड मतलब कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, मदरबोर्ड होता है, सारा चीज होता है ऑलरेडी लगा हुआ, तो इंटरफेस कार्ड अलग से लगाने की कोई जरूरत उसमें नहीं है, प्रिंटर की कोई जरूरत नहीं है। इस सब चीजें को यहाँ पर से बहुत कह सकते हैं कि माइनर रूप से चीजों को आपको समझना पड़ेगा कि क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि कंप्यूटर का जरूरत है, मॉडेम की जरूरत है, केबल का जरूरत है उसमें इंटरनेट कनेक्ट करने में, लेकिन इंटरफेस कार्ड की कोई जरूरत उसमें नहीं है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 हम लोग देख रहे थे उसका आंसर क्या होगा, तो सी होगा, यानी कि 3 नंबर होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि द ट्रांसफर ऑफ कंप्यूटर डाटा फ्रॉम सीपीयू टू पेरिफेरल। यहाँ पर पेरिफेरल का मतलब होता है बाहरी डिवाइस, ठीक है ना। कंप्यूटर के जितने भी इनपुट डिवाइस होते हैं और आउटपुट डिवाइस होते हैं उसको पेरिफेरल डिवाइस के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। किस नाम से जाना जाता है, तो पेरिफेरल डिवाइस के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर के डाटा का सीपीयू के साथ क्या कर सकते हैं कि डेटा को आदान प्रदान करना हो या फिर कह लीजिए चेंज करना हो, तो उसके लिए कौन से डिवाइस का प्रयोग करेंगे। पेरिफेरल मतलब आपको हम बता दिए कि कंप्यूटर के जितने भी डिवाइसेस हैं जो बाहर से डेटा को क्या करता है, कनेक्ट कर सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं, ठीक ना। पेरिफेरल डिवाइस जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, ये पेरिफेरल डिवाइस है। माइक क्या है, पेरिफेरल डिवाइस। माउस क्या है, पेरिफेरल डिवाइस है, ठीक है ना। या फिर आप पेन ड्राइव सुनते होंगे, पेन ड्राइव भी क्या है, पेरिफेरल डिवाइस है। पेरिफेरल डिवाइस का मतलब ये होता है कि वो कंप्यूटर के जो हार्डवेयर है, ठीक है ना, वो उसके पार्ट्स हैं बट इंटरनल नहीं, एक्सटर्नल है, ठीक ना। समझ में आया कि नहीं। जैसे कंप्यूटर का हार्डवेयर का 2 पार्ट होता है, एक इंटरनल है और दूसरा एक्सटर्नल है। इंटरनल के अंदर हो गया जैसे कि एसएमपीएस हो गया, मदरबोर्ड हो गया, रैम हो गया, सीपीयू हो गया, सीपीयू फैन हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, एसएसडी हो गया, ये इंटरनल है। जबकि एक्सटर्नल की बात करें जो बाहर से लगाया जा रहा है उसका नाम क्या होता है, जैसे कीबोर्ड, माउस, ये सारा चीज, तो इसको हम लोग पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। ये सीपीयू में या फिर कह लीजिए लैपटॉप में देखिएगा तो यूएसबी पोर्ट बना हुआ होता है जिसको कंप्यूटर पोर्ट के भी नाम से जानते हैं। तो इस आधार पे इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कंप्यूटर पार्ट्स हो जाएगा। कंप्यूटर पार्ट्स जो हम उसमें कनेक्ट करते हैं उसी को क्या कहा जाता है, तो उसमें हम लोग क्या कहते हैं, पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं, जो बाहर से हम लोग लगाते हैं, ठीक है ना। समझ में आया बात की ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर जो 4 आप लोग देख रहे हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन में अगर किसी भी तरह का आपको डाउट हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा, हम उसका आपको जवाब जरूर देंगे कमेंट के तौर पर, ठीक है। और ये जो वीडियो में जो कंटेंट हम आपको पढ़ा रहे हैं इसका अगर आपको कंटेंट चाहिए तो वरेण्यम एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे जा करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर है, इसमें कह रहा है कि विच डाटा कम्युनिकेशन मेथड इज यूज्ड टू सेंड डाटा ऑफ बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम, ठीक ना। जैसे हमारे पास जो सिग्नल होते हैं, ठीक है, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। इसे कई बार इसका जो नाम होता है वो कॉलिजन नाम के आएगा, गेटवे के नाम से भी आता है। जैसे आप समझिए कि जैसे अगर आप एक एग्जांपल में समझिए कि अगर रास्ता है, ठीक है ना, और रास्ता वन वे मतलब ऐसा है कि रोड है, एक साइड से आप गाड़ी जा रहा और उसी साइड से जो गाड़ी आ भी रहा,
तो इसमें गाड़ी को टकराने के चांसेस क्या होता है, ज्यादा होता है। इससे सिंगल कोलिजन कहते हैं या फिर यूनि डायरेक्शन के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। अगर इधर से जाएगा तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उधर से आएगा भी उसी डायरेक्शन से तो टकराने की संभावना ज्यादा होगा। तो इसमें क्या होता है, डेटा ट्रांसफर जो होता है वो टकराता बहुत ज्यादा है। अब इसके लेकर के 3 अलग अलग सिग्नल को बनाया गया, या फिर कह लीजिए कि 3 अलग अलग मेथड को बनाया गया, जिसको हो कि हम लोग डेटा को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करने के लिए हमारे लिए क्या हो, बेहद आसान हो। जैसे सबसे पहला होता है सिंप्लेक्स होता है। सिंप्लेक्स का मतलब हुआ कि जो डेटा है आपका यूनि डायरेक्शन में फॉर्म में ट्रांसफर होगा। कैसे होगा, यूनि डायरेक्शन में होगा। जैसे अगर आप नेटवर्किंग टोपोलॉजी पढ़े होंगे तो उसमें एक पढ़े होंगे रिंग टोपोलॉजी, ठीक है, क्या पढ़े होंगे, रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, यूनि डायरेक्शन में क्या होता है, क्लॉकवाइज में वो डेटा क्या होता है, ट्रांसफर होता है। और प्रत्येक एक एक सिस्टम जो होता है वो रिपीटर की फॉर्म में काम करता है। तो रिपीटर जो क्या होता है कि आपको डेटा को रिसीव करके आगे की ओर भेजता है। तो जो सिंप्लेक्स जो चैनल है, ठीक ना, सिंप्लेक्स चैनल है, वो भी क्या करता है कि आपको डेटा को यूनि डायरेक्शन में ही देता है। अब यहां पर से सिंप्लेक्स चैनल का कई बार एग्जाम्पल भी पूछा जा सकता है। यानी कहने का मतलब यह है कि डेटा का प्रभाव एक ही दिशा में किस में होता है, तो सिंप्लेक्स चैनल में। सिंप्लेक्स चैनल में डेटा का दिशा हमेशा प्रभाव एक ही दिशा में होता है। जैसे कीबोर्ड, आप कीबोर्ड से जब टाइप कर रहे हैं तो वो वायर की मदद से सीपीयू में जा रहा है। अब ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई डाटा अगर इनपुट नहीं लिया तो रिटर्न मार देगा, उसी कीबोर्ड से वापस आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। जब भी होगा, अगर नहीं होगा टाइप तो नहीं होगा, लेकिन जाएगा तो उधर से जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई गाना बजा दिए सीपीयू में और कीबोर्ड से गाना बजने लगेगा, या फिर जो टाइप किए वो कीबोर्ड में पढ़ने लगेगा, बोलने लगेगा कीबोर्ड, ऐसा नहीं हो सकता। वो जब भी होगा तो कीबोर्ड से इनपुट जाएगा। इसी तरह से माउस से क्लिक कर सकते हो, उधर से रिटर्न नहीं आ सकता। माइक से आवाज जा सकता है, उससे रिटर्न नहीं आ सकता। और उसके बाद फिर रेडियो हो गया, ये सबसे आवाज आपको सुनाई पड़ता है। आप रेडियो में बोलिएगा तो उधर सुनाई नहीं पड़ेगा। न्यूज चैनल हो गया, टेलीविजन हो गया, ये सब क्या है, ये सब सिंप्लेक्स चैनल का एक एग्जांपल है। या फिर कह लीजिए कि ऐसा है जिसको यूनि डायरेक्शन के नाम से जाना जाता है। दूसरा होता है जिसमें कि डेटा का प्रभाव दोनों दिशा पर होगा बट सेम टाइम पर नहीं। जैसे अगर हम इधर से बोले, अब फिर उसके बाद कुछ समय के अंतराल बाद आप उधर से बोलिएगा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग हाफ डुप्लेक्स कहते हैं, ठीक ना। क्या कहा जाता है, हाफ डुप्लेक्स कहते हैं, जिसका एग्जांपल होता है वॉकी टॉकी, ठीक है ना। क्या होता है, वॉकी टॉकी। जैसे वॉकी टॉकी या फिर आर्मी वगैरह के में देखे होंगे, या फिर कोई पुराने फिल्म देखे होंगे जो मतलब आर्मी से रिलेटेड है, तो उसमें देखे होंगे कि इधर से बोलता है, फिर बोलता है ओवर, तो उसके बाद उधर बटन प्रेस करके फिर से उधर से बोला जाता है। इट्स कॉल्ड वॉकी टॉकी। उसमें डेटा का प्रभाव सेम डिवाइसेस है और दोनों तरफ हो रहा है बट सेम टाइम में नहीं हो रहा है। और एक होता है, उसके बाद होता है फुल डुप्लेक्स होता है, जो आज के स्मार्टफोन है, ठीक है, ये फुल डुप्लेक्स पे काम करती है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला क्वेश्चन कि विच डाटा कम्युनिकेशन मेथड इज यूज्ड टू सेंड डाटा इन बोथ साइड, मतलब दोनों साइड होगा, इट्स सेम टाइम। अगर सेम टाइम में दोनों तरफ डेटा को ट्रेवल होगा तो इसके लिए यूज होगा फुल डुप्लेक्स, ठीक है ना। अगर सेम टाइम में नहीं रहेगा तो इसके लिए क्या यूज होगा, हाफ डुप्लेक्स। अगर यूनिक डायरेक्शन में रहेगा कि अगर आपके डेटा का प्रभाव एक ही दिशा में होगा या फिर एक ही तरफ से जाएगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सिंप्लेक्स कहेंगे, ठीक है ना। समझ गए कि नहीं। तो इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है कि एक ही समय में दोनों दिशाओं पर डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार यानी कि संचार कम्युनिकेशन की विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसका क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा फुल डुप्लेक्स हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। समझ गए। इसका सुपर डुप्लेक्स कुछ नहीं होता है, फुल डुप्लेक्स होता है, सिंप्लेक्स होता है और हाफ डुप्लेक्स होता है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर अवेलेबल टुडे बिलोंग द विच जनरेशन, यानी कि आजकल की उपलब्ध जितने भी अधिकांश कंप्यूटर हैं वो किस पीढ़ी के कंप्यूटर होते हैं, तो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर होते हैं। कंप्यूटर के जनरेशन में टोटल 5 जनरेशन अभी तक आ चुका है। कितना जनरेशन आ चुका है, 5 जनरेशन आ चुका है। जिसमें कि पहला जनरेशन की बात करें तो वो आपको पहला जनरेशन में अगर प्रोसेसर के तौर पे डेटा को प्रोसेस करने के लिए यूज होता था, उसका नाम था वैक्यूम ट्यूब, ठीक है ना। फिर सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, तीसरे जनरेशन में आईसी चिप, चौथे जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर, उसका यानी कि पूरा नाम था VLSI, और 5वें जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का अगला पार्ट जिसको हम लोग ULSI के नाम से, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट के नाम से हम लोग जानते हैं, और VLSI का फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो पहली बार जो उस माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ वो किस जनरेशन में हुआ, तो ये थर्ड जनरेशन में हुआ था। किस जनरेशन में, तो थर्ड जनरेशन में हुआ था, और थर्ड जनरेशन में इसका आविष्कार किया गया और वो बहुत ही ज्यादा क्या रहा, सक्सेसफुल रहा। और 1971 में इंटेल कंपनी ने इसका आविष्कार किया था। इसके बारे में भी आपको हम यहाँ पर बताते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें लिखा है कि विच कंपनी क्रिएट द फर्स्ट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है ना। GUI इसको शॉर्ट में कहा जाता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को शॉर्ट में क्या कहा जाता है, GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है ना। समझ गए। तो पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया, तो इस कंपनी का नाम है जीरोक्स कंपनी। 1972 में 1972 में
इसका सबसे पहली बार बनाया गया था। ठीक है, अब देखिए दरअसल ये GUI होता क्या है ये समझ लीजिए। GUI के पैरेलल होता था पहले CUI। CUI का मतलब होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या फिर कह लीजिए कोडिंग यूजर इंटरफेस। यानी कि आपको कोई भी प्रोग्राम, कोई फाइल या किसी सॉफ्टवेयर को ओपन करना है तो आपको क्लिक करने की जरूरत नहीं, आपको लिखना पड़ेगा, प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, तब जाकर के आप उसे क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हैं। अब लिखना पढ़ना तो उसी व्यक्ति को आएगा जो प्रोफेशनली रूप से टेक्निकल या फिर कह लीजिए कि वो कंप्यूटर से रिलेटेड ही अच्छा से पढ़ाई किया, तब तो वो लिख सकते हैं। अब जो नहीं लिखना पढ़ना जानते, वो चाहते हैं कि जो हम ये पूरा प्रोग्राम लिख रहे हैं उसका एक सॉफ्टवेयर बना दिया जाए, उसका एक आइकन्स तैयार कर दिया जाए, जब उस पर यूजर क्लिक करेगा तो वो प्रोग्राम अपने आप खुल जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से अभी के कंप्यूटर में या फिर अभी के मोबाइल में जो आप लोग देखते होंगे उसमें क्या यूज किया जाता है, तो GUI का यूज किया जाता है। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नाम सुने होंगे। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक सॉफ्टवेयर आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है विंडो। विंडो का पहला वर्जन 1985 में 20 नवंबर को लॉन्च किया गया था, और जो 20 नवंबर को पहला ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च हुआ था तो उसका नाम क्या था, तो इसका नाम था विंडो। अब विंडो जो यूज हुआ था या फिर कह लीजिए बनाया गया है वो GUI के बेस पे बनाया गया, यानी कि ग्राफिकली बनाया गया। उससे पहले डोस जो था वो कोडिंग पे बनाया गया था, यानी कि GUI और CUI वो दोनों के बेस पे चलता था, जबकि आप विंडो को देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ GUI के बेस पे बनाया गया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, इसमें बोला है कि डैश डैश हाई स्पीड नेटवर्क दैट कनेक्ट लोकल नेटवर्क इन विच सिटीज और टाउन, यानी कि जो टाउन में, ठीक है ना, या फिर किसी सिटी को रिप्रेजेंट करता है नेटवर्क, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो किसी मतलब ऐसा नेटवर्क जो 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर या 20 किलोमीटर तक ही इसका रेंज होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लैन कहते हैं। क्या कहा जाता है, लैन, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। और लेकिन जिसका रेंज अगर मतलब 100 किलोमीटर तक चला जाए उसको लोकल एरिया नेटवर्क नहीं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। यहां पर से साफ तौर पे बोला है कि उच्च गति का एक ऐसा नेटवर्क जो किसी शहर या नगर में स्थापित हो या फिर स्थानीय नेटवर्क को जोड़ता हो, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो हम लोग उसे जानते हैं लोकल एरिया नेटवर्क के नाम से। ठीक है ना। लेकिन ऐसा नेटवर्क जो हाई स्पीड हो, नगर परिषद को तो छोड़िए, वो थोड़ा सा और बढ़ करके देखिए, वो कह लीजिए एक राज्य से दूसरे राज्य या पूरा राज्य को प्रेजेंट करता है, या फिर उससे भी बढ़कर या फिर उसी के करीब में, मतलब उसका रेंज थोड़ा सा क्या हो, अधिक हो, मतलब 1000 किलोमीटर तक तो नहीं, 100 किलोमीटर के अप्रोक्स में हो या फिर उससे ज्यादा हो, थोड़ा बहुत तो चलेगा। तो उसके लिए हम लोग कौन सा नेटवर्क का यूज करते हैं, तो उसके लिए यूज करते हैं मैन, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का यूज करते हैं। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है ना। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 9 है कि इसमें लिखा है कि व्हाट आर द स्मॉल एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर बिल्ड इनटू मेनी होम अप्लायंसेस, यानी कि घरेलू उपयोग करने के लिए, ठीक ना, घरेलू अनेक मतलब बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं जो अलग अलग काम में आते हैं। कंप्यूटर के बहुत सारे डिवाइसेस हैं, सभी घर के लिए तो नहीं होता। कंप्यूटर का मतलब आप ये सोच लेते हैं कि ऐसा डिवाइस जहां पर जाएंगे दुकान से खरीद के ले आएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। कंप्यूटर में बहुत सारे चीजें होते हैं, अलग अलग प्रकार के डिवाइसेस होते हैं। इसको हम लोग अलग अलग तरह से देखते हैं, जैसे हम इसके काम करने की क्षमता के आधार पर देखते हैं, साइज के आधार पर देखते हैं, पावर के आधार पर देखते हैं। ठीक है ना। तो कंप्यूटर में जो घरेलू उपयोग के लिए ये यूज किया जाता है उसका नाम होता है माइक्रो कंप्यूटर। क्या नाम होता है भाई, तो माइक्रो कंप्यूटर होता है। ठीक है ना। माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा सा ऊपर बढ़ करके देखेंगे तो होता है मिनी कंप्यूटर, और मिनी कंप्यूटर से बढ़ करके देखेंगे तो मेन फ्रेम कंप्यूटर, जो हमारे पास एग्जांपल में दिया गया है। इसमें सबसे बड़ा क्या है, मेन फ्रेम है, और उसके बाद फिर क्या है, तो मिनी है, उसके बाद सबसे छोटा क्या है, माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर का जो यूज है, अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे इस स्तर के कंप्यूटर बनाया गया जो कि घरेलू में प्रयोग किया जाए। अब घर में क्या प्रयोग होगा, तो घर में एक मतलब सॉफ्टवेयर जैसे चलाना है, MS ऑफिस चलाएंगे, फोटोशॉप चलाएंगे, या फिर कह लीजिए कि वीडियो चलाएंगे, प्रिंट आउट कर सकते, थोड़ा बहुत इंटरनेट चलाना हो, तो उसके लिए क्या है कंप्यूटर, तो माइक्रो कंप्यूटर बनाया गया। ठीक ना। कौन सा कंप्यूटर, तो माइक्रो कंप्यूटर बनाया गया। और उससे थोड़ा सा ऊपर लेवल का और बढ़ा करके देखेंगे तो उसके बाद क्या कौन सा होता है, तो मिनी कंप्यूटर होता है। ठीक है। मिनी कंप्यूटर 1965 में इसका दूसरा नाम बनाया गया था, और इसका दूसरा नाम होता है मिड रेंज कंप्यूटर। किस नाम से जाना जाता है, मिड रेंज कंप्यूटर के भी नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें लिखा है अल्टा विस्टा। ठीक है। अल्टा विस्टा क्या है, तो जैसे आप जानते होंगे कि दो सॉफ्टवेयर की अगर बारे में बात करें तो सॉफ्टवेयर जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के 3 एग्जाम्पल होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस एंड ड्राइवर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के 2 एग्जाम्पल होते हैं, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर और स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर में वो सभी सॉफ्टवेयर शामिल होते हैं
जो एक आम आदमी को भी काम आ जाए और अलग अलग लोगों को भी काम आ जाए, स्पेशल काम में भी आ जाए, उसको हम लोग जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर है, ठीक है। टैली जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। इंटरनेट के जो एप्लीकेशन है जिसकी मदद से हम इंटरनेट को चला पाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। इसे हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी कहते हैं और ब्राउजर के नाम से भी जानते हैं। यानी कि वैसा सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट को चला सके, इंटरनेट से हमको डायरेक्ट कनेक्ट कर सके, यूजर को कनेक्ट कर सके, उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम लोग जानते हैं ब्राउजर के नाम से जानते हैं, ठीक है। ब्राउजर के नाम से उसे जाना जाता है। जो आप बिल्कुल सही सुने, ब्राउजर क्या होता है समझिए। ब्राउजर ऐसा एक सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर को डायरेक्ट इंटरनेट से या फिर कह लीजिए इंटरनेट का सर्विस से उसको डायरेक्ट कनेक्ट करता है। एग्जाम्पल में अगर आप नहीं समझ पा रहे तो इस एग्जाम्पल में समझिए कि आप अपने मोबाइल में या फिर आप अपने कंप्यूटर में, ठीक है, आप एक वीडियो कॉपी करके ले आए, ठीक है। अब उस वीडियो को प्ले कर रहे हैं तो नहीं प्ले हो रहा है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए आप कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल में जैसे कि MX प्लेयर हो गया, VLC मीडिया प्लेयर हो गया, फिर और भी अन्य प्रकार के, हालांकि डिवाइस में होता है लेकिन उसके बावजूद भी आप ये करेंगे, ठीक है ना। उसी तरह से सोचिए कि आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में वाईफाई कनेक्ट किया और कनेक्ट हो गया, या फिर RJ45 को केबल ला करके जोड़े और कनेक्ट हो गया। अब उसको चलाने के लिए अगर आप गूगल पे कुछ चीजें सर्च करना चाहते हैं या फिर कुछ भी चीज आप सर्च करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो उसके लिए जरूरी है कि आपके पास एक ब्राउजर हो, यानी कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट को कनेक्ट करता है यूजर के साथ, उसे हम लोग कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जाम्पल में गूगल क्रोम, ठीक है ना, या फिर और भी अन्य प्रकार के सॉफ्टवेयर, मोजिला फायरफॉक्स, इसे हम लोग कहते हैं। लेकिन जब हम किसी ब्राउजर को इंस्टॉल करके उसे यूज करने को लेकर के चलते हैं, तो सबसे पहला जो पड़ाव आता है या फिर कल सबसे पहला जो इंटरफेस आता है उसे हम लोग सर्च इंजन कहते हैं, ठीक है ना। और अल्टा विस्टा क्या है, तो उसी सर्च इंजन का ही एक एग्जांपल है, ठीक है ना। क्योंकि आप सर्च करेंगे ही किसी ना किसी माध्यम से, तो किसी न किसी माध्यम से करेंगे, उसी का एक नाम क्या है, अल्टा विस्टा। तो अल्टा विस्टा किसका एग्जाम्पल है, सर्च इंजन का एग्जाम्पल है, ठीक है, किस चीज का, सर्च इंजन का एग्जाम्पल है। इसके अलावा सर्च इंजन का और आप नाम सुन लीजिए, अल्टा विस्टा के अलावा गूगल एक सर्च इंजन है, ठीक है ना। उसके बाद फिर अगर आप इसमें देखेंगे तो बिंग एक सर्च इंजन है, ठीक है। याहू जो आप सुनते हैं वो भी क्या है, एक सर्च इंजन है। तो ये भी एक आपको इतना आपको नाम बता दिए, ठीक है, ये सभी क्या है, सर्च इंजन के ही एग्जाम्पल है, ठीक है ना। इसके अलावा आपको हम बता देना चाहेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है नेक्स्ट, और 11 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि द डिवाइस दैट कन्वर्ट कंप्यूटर आउटपुट फॉर ट्रांसमिशन ओवर द टेलीफोन लाइन्स इज कॉल्ड, किस नाम से इसे जाना जाता है। यानी कहने का मतलब उस डिवाइस को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइन में क्या करता है, उसे भेजता है या फिर कह लीजिए उसका प्रयोग करता है या फिर उसे कन्वर्ट करने में काम आता है। तो इससे हम लोग कहते हैं मॉडेम कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉडेम कहते हैं। अब इसको नाम से भी समझिए, इंटरप्रिंटर नाम का कोई नाम ऑप्शन नहीं था, इंटरप्रेटर होता है, ठीक है ना। यहाँ पर से जो ऑप्शन बी नंबर में लिखा हुआ इंटरप्रिंटर लिखा हुआ है, ठीक ना। इंटरप्रिंटर कुछ नहीं होता है, इंटरप्रेटर होता है, ठीक है ना, समझ गया। इंटरफेस होता है जो कि आपको बताए किसी भी चीज का जो बनावट होता है, जैसे सॉफ्टवेयर का हो या ब्राउजर को, उसको हम इंटरफेस कहते हैं, ठीक है ना। तो इंटरफेस यहाँ पर से यूज नहीं होगा, यहाँ पर मॉडेम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनपुट आउटपुट पोर्ट का कोई मतलब नहीं बनता है। इनपुट आउटपुट पोर्ट का मतलब जैसे क्या है, जैसे यूएसबी जहां पे आप लगाएं, कीबोर्ड माउस लगाएं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं इनपुट आउटपुट पोर्ट कहते हैं, जो सीपीयू के बैक साइड में आप लगा हुआ देखते होंगे, ठीक है ना। आगे हम देखें यहाँ पर से अगला, तो हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर है। इसमें कह रहा है कि विच मेजरमेंट ऑफ मेमोरी इज द लार्जेस्ट, यानी कि जो आपके पास ऑप्शन है ना, जैसे MB, TB, GB, KB, इनमें से सबसे जो लार्जेस्ट मेमोरी का स्टोरेज करने की कैपेसिटी है वो इनमें से किसके अंतर्गत वो मेजर करके रख सकता है। मेमोरी का मतलब कौन सा मापन सबसे क्या है, बड़ा है। अब जैसे हम यहाँ पर से आपको ये बताएं कि जैसे एक बताएं, एक मतलब जैसे कि एक है 5 kg है, एक 10 kg है, एक 15 kg, एक 20 kg है। अब आपको ये बताना है कि इसमें सबसे ज्यादा कौन सा डेटा स्टोर करेगा, ठीक है। या फिर कह लीजिए एक आपके पास 10 लीटर का जार है, एक 20 लीटर का है, एक 30 लीटर का, एक 50 लीटर का। तो सबका काम है डेटा को स्टोर करना, लिक्विड को स्टोर करना, लेकिन सबसे ज्यादा कौन करेगा, तो 50 वाला करेगा, जबकि सभी क्या है, जार है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे जो MB, TB, GB है, ये सभी क्या है कि डेटा को स्टोर करके रखेगा, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो डेटा स्टोर करके रख सकता है एक बार में, वो कौन रखेगा, TB का फुल फॉर्म होता है टेराबाइट होता है। अगर हम इससे बेसिक से समझाएं तो सबसे जो छोटा इकाई होता है डेटा को स्टोर करने का, वो होता है बिट, ठीक है ना। क्या होता है, बिट होता है, ठीक है ना। जबकि 2 बिट को बराबर अगर हम देखेंगे, ठीक है ना, तो उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे हम लोग कहते हैं निब्बल, ठीक है ना। क्या होता है, निब्बल। अब 2 निब्बल बनाते हैं तो 1 बाइट बनता है, ठीक है ना। क्या बनता है, 1 बाइट बनता है, ठीक है। और 1 बाइट के अलावा अगर हम इसे बढ़ेंगे, ठीक है, तो 1024 बाइट बराबर क्या होता है,
1 KB होता है, और 1024 KB बराबर क्या होता है, तो 1 MB होता है। 1024 MB बराबर क्या होता है, तो 1 GB होता है, और 1024 GB बराबर क्या होता है, तो 1 TB होता है। इसीलिए जो हमारे पास ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग TB यानी कि टेराबाइट जो है सबसे अधिक डेटा को स्टोर करने की इसके अंतर्गत कैपेसिटी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन। ठीक है ना, सर्च इंजन आपको बताएं कि जब आप ब्राउजर ओपन करते हैं तो उसके पहले बाद इंटरफेस जो आता है जिसके माध्यम से आप डेटा को सर्च कर सकते हैं या फिर कलिए इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं, उसे हम सर्च इंजन कहते हैं। ठीक है ना, जैसे कि गूगल सर्च इंजन है, अल्टा विस्टा सर्च इंजन है, ऑर्कुट सर्च इंजन है, ठीक है, ask.com सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है, बिंग सर्च इंजन है। ठीक है ना, इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ है साइंस डायरेक्टर, ये कोई ऑप्शन नहीं है और सर्च इंजन का तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें कौन सा बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें लिखा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एग्जाम्पल, मतलब आपको ये बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये 4 ऑप्शन है, इनमें से किसका एग्जाम्पल है। ठीक है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम का, इनपुट डिवाइस का, प्रोसेसिंग डिवाइस का और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। तो इसका आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। इसको और अच्छे से हम डिस्क्राइब कर दें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा, यानी कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें कुछ कंटेंट लिखा जा सकता है, एडिट किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है, पीडीएफ में कन्वर्ट किया जा सकता है और प्रिंट भी किया जा सकता है, शेयर भी किया जा सकता है, उसे हम लोग वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। एक्सेल जो होता है, एक्सेल स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसमें कि एक सीट बने हुए होते हैं, टेबल के आकार में होता है, आप उसमें चीजें लिखते हैं बट एक टेबल की फॉर्म में। पावर पॉइंट जो होता है प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर आप चीजें लिखते हैं, उसमें एनिमेशन, ट्रांजिशन और जैसे चीजें लगाते हैं, साउंड इफेक्ट लगाते हैं और उसके बाद फिर आप प्रेजेंट करते हैं, तो इट्स कॉल्ड प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है ना, जबकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर यानी कि लिखने, समझने, प्रिंट करने, इन सभी चीजों से संबंधित ज्यादा रखता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे बात करें, अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो के, अभी के वीडियो के। एक दिन में आपको 3 वीडियो मिलेगा, हम आपको पहले बता चुके हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अ कम्युनिकेशन नेटवर्क यूज्ड बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशन और ऑन ओरिजिनल एंड ग्लोबल स्केल। ठीक है ना, यानी कि कह लीजिए कि आप रीजनल एंड ग्लोबल स्केल पे इसका यूज किया है, संचार नेटवर्क का जिसका प्रयोग बड़ी संख्याओं द्वारा या फिर कह लीजिए कि एक राष्ट्रीय स्तर पे या फिर कह लीजिए कि विश्व स्तर पे जिस नेटवर्क का प्रयोग किया जा सकता है उस नेटवर्क को क्या कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। क्या कहा जाता है, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है ना, इससे छोटा क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। उससे छोटा क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। उससे भी छोटा क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है ना, तो ये वाइड एरिया नेटवर्क है जिसका यूज विश्व स्तर पे एक देश से दूसरे देश में डेटा को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। इसमें जो टोपोलॉजी यूज होता है उसका नाम है मेश टोपोलॉजी। कौन सा टोपोलॉजी यूज होता है, मेश टोपोलॉजी। आप टोपोलॉजी में सुने होंगे बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी। ठीक है ना, उसी में क्या होता है, मेश टोपोलॉजी होता है। मेश टोपोलॉजी में केबल जो यूज किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर केबल यूज होता है और उसे सबमरीन केबल के भी नाम से जाना जाता है। सबमरीन केबल मतलब समुद्री मार्ग के माध्यम से एक देश से दूसरे देश में क्या होता है, कनेक्टिविटी को प्रोवाइड किया जाता है या फिर कहिए बिछाया जाता है और उसे आगे बढ़ाया जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, सबमरीन केबल के नाम से जानते हैं। जब टोपोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें शायद आपको इससे डिटेल्स में समझ पाएंगे कि क्या होता है सबमरीन केबल। अगर आपको इनमें से किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम हो जो आपके सिविल कोर्ट में दिया हुआ है तो आप हमें जरूर कांटेक्ट करेंगे, उसके लेकर के आपको ज्यादा कुछ मतलब परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, वहां पर भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, तो उसके कमेंट के अकॉर्डिंग भी हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे कि आपको जिस चैप्टर पे ज्यादा दिक्कत है उसके लेकर के हम एक वीडियो बना देंगे।